नमस्कार दोस्तों, राम राम। आप सभी का स्वागत है सूजस ई बुलेटिन के आज के इस अंक में। राजस्थान सरकार के जनसंपर्क सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित सूजस ई बुलेटिन के 7 नवंबर 2022 के अंक में आप सभी मित्रों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। इसमें क्या कुछ प्रकाशित किया गया जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उन सभी बिंदुओं पर मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आपका पुनः मैं हार्दिक स्वागत और राम राम के साथ, नमस्कार के साथ स्वागत करता हूं। सबसे पहले हमेशा की तरह महात्मा गांधी के किसी कोट से हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं और आज लिखा है, यदि आलस्य से हमें दुख होगा तो हम आलसी नहीं रहेंगे। अगर आलस्य से हमें दुख होगा तो हम आलसी नहीं रहेंगे, यानी आलस्य को दूर करने का हम प्रयास करेंगे, ऐसा इसमें कहा गया है। तो आलस्य को दूर करें, अपने आप को ऊर्जावान रखें, अपने आप को हमेशा सचेत रखें, हमेशा अपने आप के स्वाभिमान के साथ जो है वो काम करते रहें, तो जीवन में निश्चित तौर पर आप एक अच्छे इंसान बनने लायक रहेंगे या हमेशा एक अच्छे इंसान बनेंगे। तो आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। चलिए आरंभ करते हैं आज की कुछ बातें जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सबसे पहले कौन कौन सी बातें परीक्षा में पूछी जाएगी। देखिए, इस अंक में हमेशा किसी न किसी योजना पर डिटेल से बातचीत की जाती है और कुछ नई बातें जो सरकार प्रकाशित करती है वो आपके सामने आती है। गुरु नानक जयंती पर मुख्यमंत्री की शुभकामनाएं, यानी 8 नवंबर को पूरे प्रदेश में और देश में जो है वो गुरु नानक जयंती जो है वो मनाई जाएगी मेरे दोस्तों। और सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी जो है, इन्होंने छुआछूत, अंधविश्वास और पाखंड को दूर करने, प्रेम और एकता, समानता और आपसी भाईचारे का संदेश दिया था। उन्होंने अंधविश्वास और सामाजिक बुराइयों के प्रति विरोध करते हुए समाज सुधार का काम किया। प्रकाश पर्व के रूप में मनाए जाने वाला यह अवसर हमें अंधकार से उजियारे की ओर अग्रसर होने का संदेश देता है। इसलिए पूरे प्रदेश और देश विदेश के जितने भी लोग जो भारतीय जहां कहीं भी बसे हुए हैं और इसके अलावा भी अन्य देशों में भी ये प्रकाश पर्व जो है वो मनाया जा रहा है, तो आप सभी को भी वापस गुरु नानक जयंती यानी प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी। तो चलिए अगली बातचीत हम लोग करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यह है मुख्यमंत्री ने शहरी परियोजनाओं के लिए 227.77 करोड़ रुपए की मंजूर किए हैं। पेयजल, सीवरेज और ड्रेनेज के कार्य होंगे पूरे प्रदेश के अलग अलग शहरों में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विभिन्न शहरी परियोजनाओं के लिए अभी 227.77 करोड़ रुपए जो है वो लॉन्च किए हैं। और अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी अमृत योजना है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईओआरओ जो पेपर है उस ईओआरओ के पेपर में यह योजना आपके सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है, अगर कोई ईओआरओ का साथी मेरा देख रहा है तो उसको ये पता होना चाहिए, उसके अंतर्गत जो है वो ये सब ये आपके शामिल है। यहां पर मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको पता रहे इस तमाम जानकारियों के बारे में भी। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी अमृत 2.0 के अंतर्गत शहरों एवं कस्बों में पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज तथा हरित क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं के कार्यों को गति मिल सकेगी। पहली बात तो अमृत योजना का संबंध किससे है, अमृत योजना का पूरा नाम क्या है, तो अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत योजना 2.0 का पूरा नाम है। शहर जो कस्बे और शहर हैं उनमें पेयजल की व्यवस्था है, ड्रेनेज सिस्टम है, सीवरेज की व्यवस्था है, उन सबको तमाम को दुरुस्त करने के लिए यह योजना अमृत योजना जो है वो चलाई गई। इसके लिए अमृत योजना 2.0 के लिए जो है वो केंद्र सरकार से 95.52 करोड़ रुपए के अनुपात में राज्य अंश जो है वो 132.25 करोड़ रुपए सहित कुल 227 करोड़ रुपए इस योजना के तहत जो है वो एसएनए बैंक के खाते में स्थानांतरित किए जा चुके हैं। तो इस योजना के तहत शहरों में जो है वो क्या किया जाएगा, 3 पेयजल, सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम है उसको दुरुस्त करने के लिए राजस्थान में अमृत योजना जो है वो चलाई जा रही है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी नरेगा लोक जम्बूस कर्मियों के मानदेय में 5% की वृद्धि। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना व लोक जम्बीस कर्मी जो हैं उनके मानदेय में 5% की अतिरिक्त वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है मेरे दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और बजट में 2022-23 में संविदा कर्मियों के मानदेय में 20% की वृद्धि करने की घोषणा की थी, लेकिन इस घोषणा में उन संविदा कर्मियों को शामिल नहीं किया गया था जिनको वार्षिक वृद्धि प्राप्त पहले से हो रही थी। तो मनरेगा योजना और लोक जम्बीस कर्मी जो है उनके अभी मानदेय में 5% की वृद्धि सरकार ने कर दी है। इसके बाद में अगला क्या है, देवउठनी एकादश पर प्रदेश में एक भी बाल विवाह दर्ज नहीं हुआ, ये बात कही गई है समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा, लेकिन कितनी सच्चाई इसमें है
क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाल विवाह नहीं हुए होंगे, लेकिन हमको ये जानना है कि देवउठनी एकादशी जो है वो कार्तिक माह की एकादशी जो आती है मेरे दोस्तों, उसको कहा जाता है। और आज है कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा को प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है और कार्तिक एकादशी जो आती है उस दिन ये देवउठनी एकादशी यानी देव जो है वो उठ जाते हैं 4 महीने के बाद। प्रदेश में देवउठनी एकादशी पर एक भी बाल विवाह दर्ज नहीं हुआ, समाज के लिए सकारात्मक बदलाव का संकेत बताया जा रहा है। और राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर अर्चना शर्मा जी हैं, उन्होंने ये बात अभी अभी कही है। और लगातार सरकार और जो है वो अलग अलग संस्थाएं इसके क्षेत्र में प्रयास कर रही है। इसके अलावा कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में अनाथ हुए बच्चे, विधवा महिलाओं और जो भी है उनके लिए मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना शुरू की गई। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 10 लाख रुपए और दुर्घटना बीमा योजना 5 लाख रुपए की बीमा योजना राजस्थान में शुरू की गई है। उनका भी लाभ जो है वो दिया जा रहा है लोगों को, ये भी कही गई है बात इस समय। इसके बाद जिस एक योजना का रोजाना इस अंक में जिक्र होता है, आज उसमें एक योजना शामिल है। कल के अंक में आपने जो है वो विवाह प्रोत्साहन योजना के बारे में सुना होगा। कल उसके बारे में आप लोगों को बताया था कि विवाह प्रोत्साहन के तहत जो है वो उसके तहत सरकार कितनी राशि की सहायता देती है। 51,000 रुपए की राशि जो है वो सरकार के द्वारा प्रदान उसमें की जाती है। किसी भी बालिका के विवाह पर अधिकतम 51,000 रुपए दिए जाते हैं, वैसे 31,000 दिए जाते हैं, लेकिन अगर बालिका 10वीं क्लास की पास आउट है तो उसको 10,000 रुपए अतिरिक्त, और अगर स्नातक किया है तो उसे 20,000 रुपए की अतिरिक्त राशि सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। ये भी आपको बता रखा है। आज हम लोग जिसकी बात करें वो है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। इस योजना के तहत एकल नारी कौन सी है? तलाकशुदा कोई महिला है, विधवा है, परित्यक्ता है, ऐसी महिलाओं को योजना का लाभ दिया जाता है, लेकिन उस महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। अब हम लोग इस पर डिटेल से बातचीत आज करते हैं। राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण के साथ ही जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही है। उसमें से एक योजना है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को जीवन निर्वाह में मदद मिली है। योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर, विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह पेंशन जो है वो प्रदान की जाती है। तो यहाँ ध्यान रखना, योजना का जो लाभ है वो कितने लोगों को दिया जाता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि योजना के तहत आर्थिक रूप से जो कमजोर, विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा महिलाओं को 1500 रुपए का प्रति माह पेंशन जो वो क्या की जाती है, प्रदान की जाती है। पेंशन से इन महिलाओं को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए नियमित रूप से आर्थिक सहारा मिलता है। योजना के माध्यम से दिसंबर 2018 से सितंबर 2022 तक अब तक लगभग इतनी राशि जो है वो प्रदान की जा चुकी है। ये राशि आपको बिल्कुल भी याद नहीं करनी है, ये याद करना है पेंशन की राशि किस किस को कितनी दी जाती है। 18 से अगर 55 वर्ष के बीच की कोई महिला है तो उसको राशि 500 रुपए दिए जाते हैं। कितने रुपए? 500 रुपए उस महिला को दिए जाते हैं जिसकी उम्र 18 वर्ष से 55 वर्ष के बीच में है। फिर अगर महिला की आयु 55 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में है तो उसे 750 रुपए यानी 750 रुपए की राशि दी जाती है। अगर 60 से 75 वर्ष की उम्र है तो उसको 1000 रुपए की राशि दी जाती है, और अगर 75 वर्ष से ऊपर की कोई महिला है तो उसको 1500 रुपए प्रति माह जो है वो पेंशन का लाभ जो है वो दिया जाता है। तो दोबारा याद करो, 500, 750 और इसके अलावा 1000 और 1000 के बाद में जो है 1500 रुपए की राशि सरकार के द्वारा इसमें सहायता प्रदान की जाती है एकल नारी योजना में। एकल नारी कौन सी है? तो जो विधवा महिला है, परित्यक्ता है या तलाकशुदा महिला जो एकल नारी योजना में लाभार्थी होती है। इसके बाद में इसमें बात करें पात्र कौन है? राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए, 18 वर्ष या अधिक आयु की विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा महिलाएं इस योजना के पात्र हैं जिनके जीवन निर्वाह के लिए स्वयं की नियमित आय का कोई स्रोत नहीं है या उनकी वार्षिक जो आय है वो 48,000 रुपए से कम है, वो महिलाएं इसमें पात्र मानी जाएगी। सरकारी कर्मचारी की विधवा या तलाकशुदा और अन्य विधवा पेंशन योजना का फायदा ले रही महिला इस योजना में पात्र नहीं मानी जाएगी। सरकारी कोई कर्मचारी है, उसकी कोई विधवा महिला है तो वो पात्र नहीं मानी जाएगी। इसके अलावा जो महिलाएं अन्य किसी पेंशन योजना का लाभ ले रही है वो भी इसमें पात्र नहीं मानी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा बीपीएल, अंत्योदय व आस्था कार्डधारी परिवार, सहरिया, कथोड़ी, खेरवा एड्स कंट्रोल सोसाइटी में पंजीकृत एचआईवी एड्स पॉजिटिव, विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा महिलाओं को आय संबंधी शर्त में छूट प्रदान की गई। यानी एड्स से ग्रसित कोई महिला है, बीपीएल परिवार की है, अंत्योदय आस्था कार्डधारी परिवार की कोई महिला है, सहरिया जनजाति की है, कथोड़ी या खैरवी जनजाति से है या कोई एड्स ग्रसित महिला है, वो सब महिलाएं जो है उनको इसमें छूट प्रदान की गई है।
इस पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है और जन आधार कार्ड और आधार कार्ड की छाया प्रति के साथ इसका लाभ लिया जा सकता है। तो यह है एकल नारी पेंशन योजना, जिसमें कौन पात्र है वो याद रखना है। कितनी राशि दी जाती है, 500 रुपए किसको दिए जाते हैं, 750 किसको दिए जाते हैं, 1000 किसको दिए जाते हैं और 1500 रुपए किसको दिए जाते हैं। ये सब तमाम जानकारियां आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद में राजस्थान में जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसको क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया सरकार के द्वारा। बजट 2022-23 में इसकी घोषणा की गई थी और राजस्थान वो पहला राज्य है जिसमें पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू किया गया है। इसके बाद में हम अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं और अगली बातचीत क्या है जरा देखिए। इसके बाद में है सैनिक कल्याण के लिए जो है वो धन संग्रह पर्व जो है वो आयोजित किया जा रहा है मेरे दोस्तों। यहां पर है सैनिक कल्याण के लिए धन संग्रह पर्व जो है उसका आयोजन किया जा रहा है। अभी राज्यपाल महोदय ने इस अभियान का जो है वो आरंभ किया है। जयपुर में ने QR कोड स्कैन कर सहायता की पहल की है। पूर्व सैनिकों की सहायता के लिए आमजन डिजिटल रूप में अब सहयोग कर सकेंगे। राज्यपाल और सैनिक कल्याण विभाग के संरक्षक कलराज मिश्र ने सोमवार को राजभवन में पूर्व सैनिकों की सहायतार्थ धन सहयोग के लिए निर्मित QR कोड स्कैन कर अपनी ओर से उसमें धनराशि स्थानांतरित कर इसकी शुरुआत की और नागरिकों को भी एक QR कोड प्रदान किया जा रहा है। इसके माध्यम से पूर्व सैनिकों की, उनकी विधवा महिलाओं को और उनके आश्रित जो है उनकी सहायता की जा सके, इसके लिए यह शुरुआत जो है वो अभी हाल ही में की गई है। ठीक है, राजस्थान में सैनिक कल्याण राज्य मंत्री कौन है, तो राजेंद्र सिंह गुडा जो है वो इस मंत्रालय के मंत्री हैं और राज्य स्तरीय सैनिक कल्याण सलाहकार समिति जो है उस समिति के अध्यक्ष जो है वो मानवेंद्र सिंह जसोल हैं और इसके संरक्षक के रूप में काम करने वाले राजस्थान के राज्यपाल जो हैं वो हैं। इनके द्वारा इस पहल की शुरुआत अभी हाल ही में राजस्थान से की गई है। इसके बाद में है शांति धारीवाल जो नगरीय विकास मंत्री है। शांति धारीवाल नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के जो मंत्री हैं। कोटा में नगरीय विकास मंत्री ने नए जो विकास योजनाएं हैं उनका अभी हाल ही में क्या किया है, यहां से उद्घाटन किया है। ये कोई ज्यादा परीक्षा का बनने वाला सवाल यहां पर नहीं है। जयपुर में रोजगार मेला 14 नवंबर को आयोजित होगा। राज्य सरकार के कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग जो है इसके द्वारा जॉब फेयर जो है वो बिरला ऑडिटोरियम में स्टेच्यू सर्किल के पास 14 नवंबर को आयोजित किया जाएगा मेरे दोस्तों। इसके बाद में और क्या है जरा देखिए। इसके बाद में वागड़ महोत्सव से बड़ी खबर है आपके लिए कि 3 दिवसीय वागड़ महोत्सव का आयोजन डूंगरपुर जिले के सांगवाड़ा उपखंड मुख्यालय पर आयोजित 3 दिवसीय वागड़ महोत्सव सोमवार को संपन्न हो गया है। अंतिम दिन सांस्कृतिक संज्ञा के साथ ही पारंपरिक खेल कूद, रंगोली, मेहंदी, रस्साकसी, मटका दौड़ आदि का आयोजन किया गया। इसके अलावा दीपोत्सव भी वहां पर मनाया गया और विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी यहां पर किया गया। तो वागड़ महोत्सव अभी हाल ही में डूंगरपुर जिले में आयोजित हुआ है और बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम भी हाल ही में चर्चा में इसलिए आया था क्योंकि मानगढ़ धाम में अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के सामने उसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की बातचीत कही थी। तो ये राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में है। ये सवाल अभी अभी आपके वनपाल भर्ती परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसके बाद में राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं को अधिक मजबूत करेगी, ऐसी भी बातचीत की जा रही है। ग्राम स्वराज अभियान जो है इन 9 विषयों पर प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा राजस्थान में। तो अब आपको क्या समझना है वो जरा देखो। राजस्थान में ग्राम स्वराज अभियान के माध्यम से जो पंचायती राज संस्थाएं हैं इनको अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए अभी हाल ही में मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा जी की अध्यक्षता में पुनरुत्थान राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक जो है वो जयपुर में आयोजित की गई। यहां पर पढ़िए इसको पूरा। राज्य सरकार संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रतिबद्धता के तहत प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करेगी तथा उन्हें अधिक संसाधन उपलब्ध कराएगी। इस क्रम में विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण से संबंधित 9 थीम पर जन प्रतिनिधि तथा कार्मिकों आदि के लिए प्रशिक्षण का आयोजन जो है वो किया जाएगा और राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 9 नवंबर से आरंभ किया जाएगा। इस प्रशिक्षण अभियान में कौन कौन से विषय शामिल होंगे? गरीबी मुक्त गांव हो कैसे बने, स्वस्थ गांव कैसे बने, बच्चों के अनुकूल गांव कैसे बने, जल की पर्याप्त उपलब्धता वाले गांव कैसे बने, स्वच्छ और हरित गांव कैसे बने, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे वाले गांव कैसे बने, सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव, सुशासन वाले गांव तथा महिला अनुकूल गांव। इसके बाद ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है वो किस प्रकार बने, इसको लेकर के चर्चा हो रही है। राजस्थान में चिकित्सा शिक्षा के लिए अभी हाल ही में एक नए पोर्टल का भी उद्घाटन जो है वो किया गया था। चिकित्सा
राजस्थान चिकित्सा शिक्षा पोर्टल का उद्घाटन अभी हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया था। मेडिकल कॉलेजों में संख्या बढ़ी है। राजस्थान में वर्ष 2018 में जितनी सीटें थी उनसे बहुत ज्यादा सीटें अब राजस्थान में मेडिकल शिक्षा की है, लेकिन राजस्थान में जो है वो मेडिकल शिक्षा बहुत महंगी है अन्य बजाय अन्य राज्यों के, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एक बार जल्दी जल्दी जो परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट बातें उनको देख लीजिए। देवउठनी एकादशी कार्तिक एकादशी को मनाई जाती है और इस समय राजस्थान में बड़े बाल विवाह का प्रचलन होता है, लेकिन राजस्थान में इस बार एक भी बाल विवाह जो है वो आयोजित नहीं हुआ, ऐसा समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जो है वो अर्चना शर्मा जी का कहना है। पेयजल और सीवरेज ड्रेनेज कार्य जो है इनकी जो पूर्ति है वो किस कार्यक्रम के तहत की जाती है, तो अमृत योजना जो है उसके तहत पेयजल सीवरेज और ड्रेनेज के कार्य राजस्थान में किए जा रहे हैं अमृत 2.0 के तहत। राजस्थान में महात्मा गांधी नरेगा और लोक जम्बूस योजना के तहत काम करने वाले जो कार्मिक हैं उनके वेतन में या मानदेय में 5% की वृद्धि राजस्थान में की गई है। आज गुरु नानक जयंती है मेरे दोस्तों। इसके बाद में जो है वो मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना के तहत कितना कितना लाभ दिया जाता है वो भी आपको बता दिया है। पुरानी पेंशन योजना स्कीम लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। सैनिक कल्याण के लिए धन संग्रह अभियान की शुरुआत जयपुर से कलराज मिश्र ने की है। मेगा जॉब फेयर जयपुर में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा वागड़ महोत्सव का आयोजन अभी हाल ही में डूंगरपुर में किया गया है और ग्राम स्वराज अभियान के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि ग्राम पंचायतों को और ज्यादा संबल प्रदान किया जाए। तो ये सब तमाम जानकारियां सूजस बुलेटिन के संदर्भ में थी जहां से सवाल पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद है आज की क्लास से जुड़ने के लिए। कल वापस आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।